जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में जो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक, तो जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में हम लोगों ने परिवहन के साधन पढ़ा था पिछली क्लासों में। परिवहन के साधनों में मुख्यतः हम लोगों ने यहाँ पर परिवहन के जो साधन थे उसको एक बार रिवीजन करते हैं। परिवहन के साधन मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार से इसका बांट के अध्ययन किए थे। स्थल परिवहन, ठीक, उसके बाद में जल परिवहन और इसमें एक और क्लासिफिकेशन किए थे, कौन सा, वायु परिवहन। ठीक, वायु परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। ठीक, तो यहाँ पर स्थल परिवहन में भी हम लोगों ने यहाँ पर इसको भी 3 भागों में बांटा था। एक था सड़क परिवहन, ठीक, उसके बाद में रेल परिवहन, क्या था, रेल परिवहन और पाइपलाइन। ठीक, पाइपलाइन, ओके। पाइपलाइन के बाद में फिर हम लोगों ने जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा था। एक था आंतरिक जल परिवहन और एक था समुद्री जल परिवहन। क्या था, समुद्री जल परिवहन। ठीक, उसके बाद में फिर वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांटे थे। एक था अंतर्देशीय और एक था यानी घरेलू और एक था अंतरराष्ट्रीय। ठीक, लिख देते हैं, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। ठीक, तो परिवहन के साधन थे, ध्यान दें सारे लोग इधर। परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया था। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। ठीक, स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटा गया, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। ओके, फिर जल परिवहन को आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। फिर उसके बाद में वायु परिवहन में घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक, हमने स्थल परिवहन में जितने भी प्रकार के भारत में सड़कें हैं उन सारे सड़कों का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक, भारत में रेल परिवहन का विकास यानी संपूर्ण रेलवे का जो भी यहाँ पर रेलवे से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सब का हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। पाइपलाइन को भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमको पढ़ना है वो है जल परिवहन। ठीक, तो इतने में अगर स्थल परिवहन में किसी को सड़क परिवहन में या रेल परिवहन में, पाइपलाइन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है तो उसको पूछ सकते हैं, अन्यथा हम मानेंगे कि ये आप सभी लोगों का बढ़िया से इसको पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद में अगला हम देखते हैं जल परिवहन। ठीक, अब जल परिवहन में पहले हम लोग देखेंगे आंतरिक, उसके बाद में समुद्री जल परिवहन। ठीक, तो आंतरिक जल परिवहन का मतलब होता है देश के अंदर जल परिवहन। क्या भारत के अंदर भी जल परिवहन से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है? जी हाँ, भारत के अंदर भी जो जल परिवहन ये भारत के अंदर भी आवागमन होता है। अच्छा, हम लोग जो खासकर बहुत सारे लोग जो जानते भी होंगे आंतरिक जल परिवहन के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उनको लगता होगा कि भारत के बाहर यानी जो एक देश से दूसरे देश के मध्य में ही जो जल परिवहन का आवागमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल परिवहन के माध्यम से वहाँ पर जो आवागमन होता है। ठीक, अच्छा, जल परिवहन का यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं जल परिवहन, तो जल परिवहन का कोई लाभ होना चाहिए कि जल परिवहन, बल्कि सड़क परिवहन को हम लोगों ने देखा, रेल परिवहन देखा। तो रेल परिवहन में तो भयानक, जिसमें कितना भी ज़्यादा सामान क्यों ना हो, कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, उसको बड़ी आसानी से कम समय में ज़्यादा सामान रेलवे के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। जहाँ रेलवे नहीं जा सकती वहाँ सड़कों से बड़े आसानी से लेकर चले जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेलवे भी ना जा सकती हो, सड़कें भी ना जा सकती हों? वहाँ जल परिवहन से तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर सड़कें ना हो और रेलवे ना हो।
ठीक। लेकिन जल परिवहन का भी अपना एक महत्व है जो इन सारे दोनों परिवहनों से अलग करता है। जल परिवहन का महत्व देखते हैं कि जल परिवहन का महत्व कैसे है। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक सड़क यहां से लेकर यहां पर ये सड़क है। ठीक, तो इस सड़क पर कोई यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र है और कोई औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ से लेकर इस औद्योगिक क्षेत्र से इस औद्योगिक क्षेत्र यानी इस केंद्र से दूसरे केंद्र पर ले जाने के लिए मान लो यहाँ पर सड़कें हैं, रेलवे भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए इनको 100 ट्रक है। ठीक, 100 ट्रक सामान यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो ये 100 ट्रक सामान या तो जरूरी है कि इन सड़कों पे ले जाए, तो सड़कों पर जब 100 ट्रक चलेगा तो जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। ठीक, तो जल परिवहन इसलिए लाभदायक है क्योंकि पहली बात तो ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम दामों में पहुंचा सकता है। अच्छा, कम दाम मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सोच लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है इसको परिवहन के साधनों को जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसको जीवन रेखा माना गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा का काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर थोड़ा भी बदलाव करते हैं पूरी इकोनॉमी में बदलाव देखने को मिलते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में जो हलचल मच जाती है अगर कहीं इस परिवहन में थोड़ा भी बदलाव होता है। तो इसीलिए इसको अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। ठीक, तो इधर जो जल परिवहन है, तो जल परिवहन में मान लो 100 ट्रक सामान यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 100 ट्रक सामान यहाँ से हमको यहाँ ले जाना है, दूरी काफी है मान लो। तो यहाँ पर जो अगर 100 ट्रक लेकर जाएंगे तो सबसे बड़ा खतरा क्या होगा, पैसा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 ट्रक सामान सुरक्षित पहुंच जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। बीच में अगर एक आध ट्रक का यहाँ पर कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सा जो परिवहन अपनाएंगे, हम यहाँ पर एक बड़ा सा जहाज लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो जल की भी व्यवस्था है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर कोई समुद्रीय क्षेत्र है, ठीक, जहां पर समुद्र के ऊपर ब्रिज बना के रेलवे लाइन लगा दिया गया, तो रेलवे लाइन से ले जाना तो आसान होता है, लेकिन जल की अपेक्षा नहीं, जल की अपेक्षा रेलवे लाइन कठिन है। ठीक, तो इन सारे परिवहनों में सबसे सस्ता है जल परिवहन। रेल परिवहन से भी सस्ता है जल परिवहन। वायु परिवहन तो बहुत महंगा है, उसमें बहुत ज्यादा महंगा है। इसका अगर कोई थोड़ा अगर हम एक यात्रा करते हैं तो सामान को तौल के ले जाना पड़ता है, ये उसका एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा सामान आप नहीं लेकर अपने साथ ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे सस्ता जो परिवहन के साधन है वो है जल परिवहन। ठीक, तो इन सारे परिवहनों में सबसे सस्ता है जल परिवहन। और इन जल परिवहन में आंतरिक में यानी देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं। ठीक, अगर ये 100 ट्रक यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि सुरक्षित पहुंचेगा। अच्छा, 100 ट्रक यहाँ पर है तो ये 100 ट्रक जब सड़क पे उतारेंगे तो सड़क पे भी लोड बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, बहुत जो है यहाँ पर इनका पैसा भी ज्यादा लगेगा और भीड़ भी बढ़ेगी। 100 ट्रक को अभी यहाँ पर अगर कोई हमने समुद्री जलमार्ग बना दिया तो एक बड़ा सा कंटेनर लिया और उस कंटेनर में यानी जो शिप की कंटेनर होती है तो उस शिप वाले कंटेनर में सारे यानी 100 ट्रक को यहाँ पर उसको बड़ी आसानी से उसके ऊपर रख दिया। अब उसको उसके ऊपर रखने के बाद बड़ी आसानी से जो 100 ट्रक इस सड़क से कम हो गए। अब 100 ट्रक का मतलब है कि जो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि 100 ट्रक का मतलब ये होता है कि अगर 100 ट्रक यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक करेंगे, बहुत ज्यादा प्रदूषण करेंगे, बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करेंगे, बहुत ज्यादा जो ईंधन जलाएंगे। उन सारे ईंधनों को बचाया कौन, ये जल परिवहन। एक कंटेनर में यहाँ पर अपलोड करके यहाँ तक लेकर चले गए बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुरक्षित, बहुत ही कम पैसों में। ठीक, तो इसका लाभ यही है जल परिवहन का कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। बहुत ज्यादा सामान और
जहां पर ना तो सड़कें बन सकती हैं, यानी उस स्थान पर सड़कें भी नहीं पहुंच सकती हैं, रेलवे भी नहीं पहुंच सकता है, जहां पर पानी हो, बस बड़े आसानी से हम जल परिवहन के माध्यम से अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सकते हैं। ठीक, जैसे समुद्र, तो समुद्र में कोई एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए बीच में समुद्र है, तो वहां पर ना तो रेलवे लाइन बना सकते हैं और ना ही सड़कें बना सकते हैं। तो उसके लिए तो हमारा यही दो परिवहन बचता है। अब इन दोनों परिवहन में वायु परिवहन पे ले नहीं जा सकते, क्योंकि वायु टेक ऑफ करेगा, बहुत ज्यादा सामान होगा, तो वो व्यापार के लिए ये है ही नहीं, ये तो केवल पैसेंजर के आवागमन के लिए है। तो व्यापारिक रूप से अगर समुद्री में बात करें तो जल परिवहन ही ये व्यापार होता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करता है वो है समुद्री जल। ठीक, देश के अंदर भी व्यापारिक बहुत सारे ऐसे व्यापारिक केंद्र हैं जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आवागमन कराता है, वो है आंतरिक जल परिवहन। तो देखते हैं भारत में कि कितने ऐसे और जो राष्ट्रीय जलमार्ग, कितने ऐसे जलमार्गों को घोषित किया गया है जो किन दो क्षेत्रों के मध्य चलता है। तो भारत में अगर बात करें कि जल परिवहन की, तो भारत में लगभग 40,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर जल परिवहन के जो मार्ग ये निर्धारित किए गए हैं, यानी यहाँ पर 40,000 किलोमीटर लंबा संभावना है भारत में होने की, जिसमें नदियों द्वारा और नहरों को जोड़ के सम्मिलित रूप से बताया गया है। इन 40,000 में 40,000 किलोमीटर जो नदियां, जो नहरें और नदियां, ये दोनों मिलके जो परिवहन करती हैं ये उतने किलोमीटर हैं। ठीक, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर नहरें कितनी हैं और नदियों द्वारा कितना होता है, तो नहरों द्वारा लगभग इसमें नदियों की लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर है। ठीक, 16,000 किलोमीटर, और नहरों की लंबाई लगभग, ये है नदी, ठीक, और लगभग 24,000 किलोमीटर ये है नहरें। ठीक, नहरों द्वारा व्यापार किया जाता है भारत में। आंतरिक व्यापार जो लगभग नदियों द्वारा 16,000 किलोमीटर, यानी ये जो व्यापार के यानी जल परिवहन के लिए ये व्यवस्थित हैं, लेकिन इसका संचालन अभी नहीं किया जा सकता। यानी 16,000 किलोमीटर पर हम आवागमन कर सकते हैं, लेकिन अभी करते कितना है ये देखते हैं। हम कर तो सकते हैं लेकिन कर रहे नहीं है अभी। 16,000 किलोमीटर पे हम आवागमन कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। तो ये मत समझना कि 16,000 किलोमीटर भारत में नदियों का मार्ग है, ठीक, आंतरिक परिवहन का, बल्कि हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो है 14,500 किलोमीटर। ठीक, 14,500 किलोमीटर का प्रयोग, 14,500 किलोमीटर आंतरिक जल परिवहन के मार्गों का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, 14,500 किलोमीटर आंतरिक जल परिवहन का मार्ग भारत में किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसको नोट कर लो। जिसमें सबसे पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य कितने किलोमीटर जल राष्ट्रीय, इसको नोट कर लो सबसे पहले, राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर का रास्ता, सॉरी 1400 नहीं 1620 किलोमीटर है, 1620
किलोमीटर 1620 किलोमीटर का मार्ग प्रदान करता है। ठीक, तो हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो 1620 किलोमीटर के मध्य आंतरिक जल परिवहन का मार्ग प्रदान करता है, ये हल्दिया कहाँ पर है? तो हल्दिया ये है कोलकाता में। ठीक, कोलकाता। और इलाहाबाद कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। और ये कोलकाता कहाँ पर है? तो कोलकाता ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल। इलाहाबाद तो जानते होंगे यूपी वाले सारे लोग। तो इलाहाबाद यानी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हल्दिया नामक स्थान से लेकर इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर, क्योंकि गंगा नदी है ना इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में हल्दिया जो कि गंगा नदी का प्रवाह जो है वो इलाहाबाद होते हुए जाके पश्चिम बंगाल में मिलती है और फिर पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में उधर से एक और नदी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो दोनों नदियां आपस में मिल के और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और वहीं पर जब बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर ही एक दुनिया का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन के डेल्टा कहते हैं। ये पढ़ा होगा। ठीक, तो सुंदरवन का डेल्टा उसको छोड़िए भी, अभी यहाँ कंसंट्रेट होइए कि हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य 1620 किलोमीटर का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो आंतरिक जल परिवहन का मार्ग प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद में दूसरा है, अच्छा इसका उपयोग तो सभी को बता दिए हैं अभी कि यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल परिवहन द्वारा वस्तुओं का आवागमन करना जल परिवहन के मार्ग कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद में दूसरा इसका है, एक हल्दिया से हो गया। उसके बाद में एक है सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य, सदिया से धुबरी पट्टी, सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है? तो ये है सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य। ठीक, ये कितने किलोमीटर की जो मार्ग प्रदान करता है? तो ये 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर का मार्ग प्रदान करता है। ठीक, सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य, ये सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी, अच्छा अभी अगर देखें, ठीक इधर से ऐसे यहाँ पर शॉर्ट में देखते हैं। ठीक, तो ऐसे करके जो भी हो भी यहाँ तो सही बन नहीं रहा है। तो यहाँ से एक नदी आती है। ठीक, तो यहाँ से एक यांगयाप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश की यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करती है, इधर से इलाहाबाद है। ये इलाहाबाद से एक नदी ऐसे पश्चिम बंगाल हल्दिया होते हुए, कोलकाता होते हुए, हल्दिया से यानी पश्चिम बंगाल हल्दिया होते हुए एक नदी ऐसे निकल जाती है और आके यहाँ पर बांग्लादेश में इस नदी से मिल जाती है। ठीक, इस नदी से आके मिलती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा नदी आती है। तो जो हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य है, तो यहाँ पर है इलाहाबाद और यहाँ पर है हल्दिया। ठीक, यहाँ पर क्योंकि पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ से यहाँ तक के मार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। बल्कि यहाँ से यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है ये 891 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी बांग्लादेश में प्रवेश से पहले, क्योंकि बांग्लादेश में तो वो दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, तो दूसरे कंट्री में जाने से पहले यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक के मध्य में 891 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद में तीसरा है, इसमें इंपॉर्टेंट है, तीसरा है केरल के पश्चिमी तटीय नहर, जिसमें कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक
ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये मार्ग 205 किलोमीटर 205 किलोमीटर मार्ग प्रदान करता है। 205 किलोमीटर मार्ग प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये 3 है। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि 1 नंबर में सवाल यहाँ पर कहाँ से एग्जाम में बनता है। तो एग्जाम में 1 नंबर में सवाल यही बनता है कि भारत में, ध्यान से सुनिए, भारत में सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कहां से कहां के मध्य में है। तो भारत का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य। कितना किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर। ठीक, कौन सा मार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं कि भारत का सबसे लंबा आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सा है। अब या तो ये देगा या तो ये देगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। ठीक, ऐसे 4-5 करके ऐसे ऑप्शन में देगा, लेकिन ज्यादातर पूछता है यही, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य, सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य, कोट्टापुरम से कोल्लम के मध्य कौन सा भारत का सबसे लंबा है। तो जाहिर सी बात है हल्दिया से इलाहाबाद, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 5 नंबर में आएगा लिखने के लिए, तो फिर ये इस प्रकार से देगा कि भारत में आंतरिक जल परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए, या भारत में आंतरिक जल परिवहन का वर्णन कीजिए। अगर महत्व पूछता है तो और बढ़िया है, उसका महत्व भी उसमें चिपका देंगे, साथ साथ इसको भी, तब तो बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन अगर महत्व नहीं आता है तब तो इसको याद करना ही पड़ेगा। हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी पट्टी, कोट्टापुरम से कोल्लम, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब अगर सबसे बड़ा ये है हल्दिया से, तो सबसे छोटा ये है कोट्टापुरम से कोल्लम तक, 205 किलोमीटर केवल है, 891 किलोमीटर है। बाकी अभी और जितने बताएंगे वो सारे ज्यादा ही ज्यादा हैं, लेकिन सबसे छोटा यही है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक। ठीक, उसके बाद में अगला है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी पर विशेष विस्तार, जिसमें काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। ठीक, काकीनाडा से, यहां पर देख लो, काकीनाडा से पुदुचेरी। ठीक, काकीनाडा से पुदुचेरी के मध्य में ये, काकीनाडा से पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी पर इसका विस्तार है। जो यहाँ पर गोदावरी नदी है, ठीक, और उसके नीचे यहाँ पर कृष्णा नदी है। ठीक, गोदावरी यहाँ नासिक, महाराष्ट्र की नासिक प्रदेश, नासिक जिले से निकलती है, और यहाँ कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर एक जो आंतरिक जल परिवहन मार्ग है वो काकीनाडा से पुडुचेरी, जो कि पुडुचेरी यहीं पर है। पुडुचेरी का कई सारी शाखाएं हैं, इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ जो बात किया जा रहा है वो कृष्णा नदी के बगल वाली की बात किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ नासिक से लेकर, यानी यहाँ गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य में है। ठीक, काकीनाडा से पुडुचेरी के मध्य लगभग 1078 किलोमीटर का मार्ग प्रदान करता है, और ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। ठीक, जो हमें कितनी दूरी प्रदान करता है, तो ये हमें दूरी प्रदान करता है 1078 किलोमीटर के लगभग। ठीक, 1078 किलोमीटर की लगभग दूरी ये हमें प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद में इसमें कुछ और भी है इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मतई नदी पर जो हमें लगता है कि जान लो ऐसे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 4 ही है। ठीक, एक मतई नदी पर है जो यहाँ पर, यहाँ से लेकर, यानी मैप में देखेंगे तो कुछ महानदी के डेल्टा और फिर यही ब्राह्मणी नदी और इसी के मध्य में कुछ ऐसे इसका विस्तार है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है हल्दिया से इलाहाबाद, कई बार आया हुआ है। ठीक, अगर पूछता भी एग्जाम में तो बस यही 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसको भी जान लो। मतई
माताई नदी और महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है। ठीक, पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है, जो महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर है। अच्छा, पूर्वी तटीय की बात किया जाए तो पूर्वी तटीय यही तो है, पश्चिमी तटीय है, पूर्वी तटीय है। तो पूर्वी तटीय यहाँ महानदी के डेल्टाई भाग से लेकर और कुछ ब्राह्मणी नदी यानी कुछ इसका विस्तार कुछ इसी प्रकार से ऐसे है। ठीक, जो माताई नदी के ब्राह्मण जो महानदी का डेल्टा, क्योंकि महानदी यहीं पर है, महानदी यहाँ से निकलती है और ऐसे आके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो महानदी पर ही यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचे बांधों में से एक बांध बना है। दुनिया का सबसे ऊंचे बांधों, ऊंचा नहीं कह सकते हैं लेकिन कई सारा ऊंचे बांधों में से इसकी जो इसको भी उसी रैंक में रखते हैं। ठीक, हीराकुंड बांध इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये नदी वाला जब परियोजना वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उन परियोजना वाले चैप्टर में इसको बताए थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी रिवीजन कर लो। ठीक, तो यहां से यहां तक है, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। माताई नदी से यहां लिख देते हैं, माताई नदी से महानदी डेल्टा चैनल। ठीक, और फिर उसके बाद में ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी भी बीच में आती है, जिसमें ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है, 588 किलोमीटर लंबा है। ठीक, ब्राह्मणी नदी जो कि 588 किलोमीटर का प्रवाह करती है। ठीक, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। ठीक, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। मतई नदी से महानदी डेल्टा, इंग्लिश चैनल, ब्राह्मणी नदी से होते तक इसका विस्तार है। ठीक, यहाँ पर लिख दो, तक इसका विस्तार है। ठीक, जिसकी कुल लंबाई है 588 किलोमीटर, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है। ठीक, तो हम लोगों ने आज अभी यहाँ पर पढ़ा भारत के आंतरिक जल परिवहन। ओहो, ये वाला तो आ ही नहीं रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 इसको मिटाते हैं। अच्छा, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, इसको इधर यहाँ लिखते हैं 205 किलोमीटर। ठीक, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सा है? ये है 3। ठीक, उसके बाद में काकीनाडा से पुदुचेरी के मध्य में, जो कहां से कहां तक है, यानी इसका जो विस्तार है, विस्तार भी लिख लो, विस्तार 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहां तक इसका विस्तार है, इसको ब्रैकेट में करो, विस्तार इसका है गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक विस्तार है। ठीक, तो भारत के ये थे आंतरिक जल परिवहन। ठीक, उसके बाद में अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो समुद्री जल परिवहन पढ़ना है। तो समुद्री जल परिवहन में मुख्यतः हम लोगों को जो पढ़ना है वो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, और फिर भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बाद में फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी पढ़ेंगे कि विश्व के प्रमुख बंदरगाहों को भी पढ़ेंगे, और किस प्रकार से भारत के बंदरगाहों का संबंध किस प्रकार से व्यापार करते हैं एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के मध्य। ठीक, बंदरगाहों का जो बनावट किस प्रकार से होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।